ये माइक लगा लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। आप एकदम कंफर्टेबल हैं? जी सर। तो देखिए, हम लोग के इंटरव्यू लेने का जो पूरा पर्पस है वो आपका ज्ञान चेक करना एकदम नहीं है। हम लोग का पर्पस यही है कि एक अच्छे अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जा सके। ठीक है, तो हम आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप प्रश्नों का जवाब पूरी तरह से सोच समझ के वैल्यूज के आधार पर देंगे। ठीक है, तो अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए जिससे जानकारी आगे डिस्कस की जाए। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैंने आरंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद के उत्तीर्ण करने के उपरांत 10वीं और 12वीं की परीक्षा हरियाणा बोर्ड से उत्तीर्ण की है। मैंने कला वर्ग से स्नातक किया है। तदुपरांत परास्नातक। कहाँ से स्नातक किया आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ। परास्नातक मैंने ISC डीम्ड यूनिवर्सिटी राजनीति विज्ञान से की, उत्तीर्ण की है। तो राजनीति विज्ञान से आपने परास्नातक किया है। जी और स्नातक आपने किन किन विषयों से किया है? स्नातक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली आपका जो राजनीतिक विज्ञान है वो आपका सबसे पसंदीदा विषय रहा है। जी सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी देखा जा रहा है कि खासतौर पर भारतीय राजनीति में बात करते हैं कि धर्म का महत्व बढ़ रहा है। जी सर। कुछ ऐसे विचारकों के नाम बताएंगे जो राजनीति में धर्म के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि धर्म किस तरह से प्रभाव डालता है राजनीति पे। राजनीति में भिन्न भिन्न विचारकों का अलग अलग मत रहा है सर। हाँ। जैसे मार्क्स थे वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो कहते थे अफीम। हाँ, धर्म थे। जबकि जो हमारे राजनीतिक विचारक थे, चाणक्य और जैसे कह सकते हैं इसमें चाणक्य जी और वेबर का नाम, रोडरी स्टार्क, इन लोगों का क्या? सॉरी सर, नहीं सुना। चाणक्य ने धर्म को मतलब एक साधन माना था। किस चीज का साधन? अपने जीवन जीने का आस्था और विश्वास का सर। विश्वास का साधन माना था, राजनीति से नहीं जोड़ा था। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, चलिए मुझे और बताइए आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सर क्षेत्रीय लोकगीत बिरहा सुनना है। बिरहा सुनना। कोई बिरहा सुनाएंगे शॉर्ट में, 1 लाइन 2 लाइन? कोई बिरहा शॉर्ट में सर, एक आज़ादी के दौरान जो हमारे महापुरुष थे उनके लिए 1920 के दशक का एक बिरहा है। हाँ, सुनाइए। आइल आवाज अल्फ्रेड पार्क से, जहाँ प्राण गवाए शेखर, जलियांवाला बाग में देखो अल्फ्रेड ने लाश बिछाई, भगत गुरुदेव सिंह राजगुरु को फांसी पर लटकाया, फिर भी साबरमती के आश्रम से शांति का संदेश आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मतलब बिरहा सुनते भी हैं। और बिरहा का मतलब क्या होता है वैसे? बिरहा सर, जैसे हमारे ब्रिटिश काल में जो हमारे श्रमिकों को गांव से बहुत दूर रहना पड़ता था लंबे समय के लिए, तो 4-5 लोग झुंड में इकट्ठा होकर जो दिन भर श्रम करते थे, तो शाम को मनोरंजन के लिए अपने बिरहा को, वेदना को मिटाने के लिए। लग रहा है कि भाई घर छोड़ के जाते जी थे। सर। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी प्रासंगिकता कितनी है बिरहा की? अभी भी तो पलायन हो ही रहे हैं। अभी सांस्कृतिक और धार्मिक मजबूती के लिए सर एक संदेश का, जो हमारे अशिक्षित वर्ग हैं, गांव में 70% जनसंख्या है, उसमें विचारों और संस्कृति का प्रचार का एक माध्यम है सर। अच्छा, अभी भी माध्यम जी है, सर, बहुत जी अच्छा है। चलिए मान लीजिए आप SDM बन जाते हैं। जी सर। ठीक है, अभी पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है? डिप्टी कलेक्टर से प्रथम, द्वितीय में पुलिस उप निरीक्षक है, तृतीय में निरीक्षक जेल उपकारापाल, मतलब कारापाल है। चलिए, तो मान लीजिए आप SDM बन जाते हैं। जी सर। और आपको इस संदर्भ में जागरूकता फैलानी है कि महिलाएं जो हैं, खासतौर पे महिलाएं शिकायत, जो घरेलू हिंसा से जुड़ी जो शिकायतें हैं या फिर जो मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, वो व्यक्त करें। तो आप ये बिरहा या फिर अन्य लोकगीतों का प्रयोग कर सकते हैं। बिरहा में सर जैसे महिलाओं का शोषण, ये सब चीज़ों को दर्शाया गया है, विभिन्न मंचों से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है। और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं इसमें बिरहा में। जी, तो क्या आप इसका प्रयोग करेंगे? जी सर। तो ये बिरहा एक ऑप्शन हो गया। चलिए, कुछ इनोवेटिव भी तरीका बताएंगे कि हाँ सर, ये भी करके जो खासतौर पे जागरूकता कार्यक्रम है उनकी पहुंच बढ़ाई जा सकती है। कुछ और तरीका बताएंगे? सर, हमारी जो अर्थव्यवस्था मूलतः गांव पे बेस्ड है, तो उसके लिए हम सिविल सोसाइटी, NGO और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके, और छोटे छोटे साधन, जैसे कि हमारी जो राज्य सरकार है सर,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन तहसील के आधार पे काम कर रही है जो इंटर। तो हम क्या कर सकते हैं सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो तो सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी दे रही है, लेकिन वर्तमान जो अभी बजट पेश किया गया था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन प्रोडक्ट वन तहसील पे भी जोर दिया था। बहुत बढ़िया। तो जिला स्तर पे या संभाग स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पे सर, जैसे हर गांव में कुछ महिलाएं या कुछ लोग होते हैं, उनका कुछ बनाने या कुछ मतलब क्रियाशील मतलब गुण होता है, उसको मतलब तहसील स्तर पे उसको सर्च करके उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है सर। जैसे कि बहुत लोगों के हाथ का अगर अचार बना या मुरब्बा बना तो मतलब सेम मटेरियल में बहुत अच्छा बन जाता है, तो उसको हम मैपिंग करके, स्किल मैपिंग करके उसमें महिलाओं को जोड़ के उद्यमशीलता बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उद्यमशीलता और जागरूकता बेसिकली महिलाओं को ऐड करके बनाना चाहता है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। आपने राजनीतिक विज्ञान से पढ़ाई की हुई है जी आप मुझे बताइए कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, जी सर, इसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आप किनको किनको देखते हैं? सर लोकतंत्र में मूलतः जनता मालिक होती है, तो इस पे जो जनता जो चुनेगी उसी पे हम मैं जाएंगे। उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री कौन बन रहा है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है बन सर, सकते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसकी कोई वो नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि आप यूपी के रहने वाले हैं, आपने हरियाणा से अपनी पढ़ाई पढ़ी 12th जी सर। 12th की, क्या कारण है कि आप हरियाणा चले? मेरे पिताजी वहाँ पे लेबर थे सर, वो हरियाणा में कंपनी में काम करते थे, तो 12वीं तक मैंने परीक्षा वहीं से उत्तीर्ण की। 12वीं के बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स में चला गया सर, 20 साल सेवानिवृत्ति के बाद, 20 साल सेवा करने के बाद अभी 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुआ। अब सिविल सेवा में फिर क्यों आना चाह रहे हैं? अच्छी खासी आपने जॉब कर ली है। उसमें सर इनिशियल एंगेजमेंट जो होता है 20 साल का होता है इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद सर जो हमने 20 साल का जो अनुभव लिया है सर, उसको हम सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे तरीके से, मुझे कुछ आप एग्जांपल दीजिए, 3 एग्जांपल आप मुझे दीजिए। इंडियन एयरफोर्स में या जो भी हमारी फोर्सेस हैं सर, उसमें सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, ये 3 चीज़ें हैं सर जो हम अपने डे लाइफ में यूज करें अगर समाज में। तो अनुशासन से, जैसे कि आज रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं सर, अगर हर व्यक्ति अनुशासित रहे तो रोड एक्सीडेंट में बहुत कमी लाई जा सकती है। उसी तरीके से सर कर्तव्यनिष्ठा, अगर हम अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करें तो पारदर्शिता और समयबद्ध काम, हर कार्य जो सर समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। अभी आपने भारतीय न्याय संहिता का नाम सुना है? जी सर। इसमें हिट एंड रन को लेकर के कुछ नए कानून बनाए गए, जी जिस सर। कारण से ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स की बहुत बड़ी हड़ताल हुई, जी सर। यूपी में भी और बाकी अन्य राज्यों में भी। जी सर। क्या कारण है इसमें? आप किसके पक्ष में हो? आप ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप उनके पक्ष में हो या फिर सरकार के नए कानून बनाने के पक्ष में? सरकार ने सर, पहले जो क्या होता था कि जो एक्सीडेंट होते थे तो मोस्टली केसेस में जो ड्राइवर हैं या जो, उसमें हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है सर उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन मैक्सिमम केस में ड्राइवर या जो किसके हैं आप, सरकार के या बहुत सिंपल ड्राइवर? सरकार के पक्ष में है, लेकिन कुछ उनके भी मुद्दों को सुना जाना चाहिए सर। क्या जो मुद्दे हैं उनके, आप मुझे बताएंगे थोड़ा? उनके मुद्दे ये हैं सर कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो उस समय जो भीड़ होती है, भीड़ उस समय ये दोष और निर्दोष नहीं देखती है, जो ऑन द स्पॉट मिल जाए उसको मार देती है सर। तो उसमें जन जागरूकता के तहत भीड़ को भी रोका जा सकता है सर, कि जो बंदा वहाँ पे रुका हुआ है वो हेल्प के लिए रुका है, ना कि वो दोषी है। हिट एंड रन में जो मेन फैक्टर जिम्मेदार हैं वो क्या क्या है? कुछ कारक बताएं कौन कौन से सर factor? धारा 104 है। नहीं, फैक्टर किस कारण से हिट एंड रन जैसी घटनाएं घटती हैं? एक्सीडेंट क्यों होते हैं? रोड एक्सीडेंट की अगर हम बात करें, क्यों जी होते हैं, क्या कारण है? एक तो सर कानून की जो हम पूरी तरीके से पालन नहीं करते, लापरवाही होती है। दूसरा, अगर हर व्यक्ति चौराहे या रोड पे अनुशासित तरीके से चले तो रोड एक्सीडेंट बहुत ही मिनिमम हो सकते हैं सर। ठीक है। और कोई कारण नहीं है खासतौर पे? आपको क्या लगता है? चलिए मैं आपसे एक हिंट देता हूँ। मुझे बताइए सरकार किस तरह से जिम्मेदार है या प्रशासन किस तरह से जिम्मेदार है कि हिट होता है और फिर रन भी होना पड़ता है? सरकार कैसे जिम्मेदार है? जैसे रोडों की बनावट है सर, आजकल ये रोड एक बनावट कारण हो गया, बिल्कुल ठीक है। इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है सर। दूसरा ये होगा कि जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का जो डे बेसिस पे इंस्पेक्शन होता है, वो उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, अभी अपने अयोध्या में बहुत चीजें चर्चा में चल रही लगातार। जी सर। अयोध्या में कब उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का? 22 जनवरी 2024 को क्या सर। कारण है उस दिन के? कुछ चिन्ह, कुछ विशेष कारण? उसमें 12:29 पे जो मार्च 30 मुहूर्त है सर, उसमें 48 सेकंड के मुहूर्त या नक्षत्र? नक्षत्र है सर। सॉरी और मुहूर्त कौन सा है? सॉरी सर, रिकॉल। चलिए ठीक है। मेरा एक बहुत बेसिक प्रश्न है कि अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में सरकार स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जी सर। बहुत सारे कार्य कर रही है। आप मुझे यूपी में कुछ अदर साइट्स बताएंगे जहाँ पे सरकार ऐसे कार्य कर रही है? मथुरा में हो गया सर, अपने काशी विश्वधाम में हो गया, वाराणसी में,
सूफी जो मार्ग है सर उसके लिए, और बुंदेलखंड में कहाँ पे सूफी जो रूट है कहाँ पे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा लोकेशन से। ठीक है। अच्छा, अयोध्या में आप मुझे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बता दीजिए सरकार वहाँ पे कर रही है। अयोध्या में सर 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सरकार वहाँ पे कर रही है। एक तो टाउनशिप डेवलप कर रही है सर वहाँ पे, दूसरा सर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो धाम बनाए जा रहे हैं, जैसे हनुमानगढ़ी है आश्रम, जो उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। तीसरा सर एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जो कनेक्टिविटी जिससे बढ़ेगी, और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सस्टेनेबल कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना जो वहाँ पे कर रही है सरकार, जैसे कि सोलर सिटी बना रही है अयोध्या को, भारत का पहला सोलर सिटी। हाँ सर, सोलर सिटी मतलब पहला। आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस का सर, प्रयोग करने जा रही है सरकार वहाँ पे। जी सर, जी सर। ठीक है सत्य। आप ये बताइए, आपने बताया कि आप एयरफोर्स से सर्विस करके आए हैं। जी सर। एयरफोर्स में क्या जॉब की आपकी प्रकृति क्या रहती थी, मतलब क्या करते थे एयरफोर्स? हमारी टेक्निकल थी सर, रडार ऑपरेटर एंड रडार फिटर थे हम। रडार का मेंटेनेंस मेनली हेलीकॉप्टर इनमें, जो जहाँ पे हम 17 साल रहे सर, जहाँ पे वीवीआईपी को ट्रांसपोर्ट कराते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों आते थे। जो रडार है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? रडार बेसिकली सर डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन रेंजिंग करता है सर। ठीक। आपने अपनी हॉबी बिरहा बताई थी, बिरहा में कोई वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? हारमोनियम यूज किया जाता है, ढोलक सर, और साथ में वो स्टील की जो करताल होती है सर। अच्छा, करताल जी और ढोलक और हारमोनियम, इसके अलावा और कोई वाद्य यंत्र? नहीं सर, तीन ही। एक जो गायक लेके हाथ में, उसको बेसिकली सर वो नाम याद नहीं आ रहा। और इसके गायन के विषय क्या क्या हैं, मतलब किन किन सब्जेक्ट्स पे हैं ये बिरहा? ये मेनली दो भागों में डिवाइड है सर। एक खड़ा बिरहा होता है जो सिंगल आदमी के द्वारा गाया जाता है। एक मंची बिरहा होता है जो एक मेन गायक होता है और 4-5 उसके साथ जो टेरी भरते हैं उसके साथ। अच्छा, मतलब टेरिया उनको। हाँ हाँ ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना था, आप जैसे मतलब यूपी में बात करूं तो आप यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से। गांव वगैरह कभी जाना होता है? गांव में ही तो रहते हैं सर। अच्छा, जैसे गांव के बारे में बोला जाता है, जब से ये टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, जैसे तकनीकी क्रांति अगर हम बात करें, जी सर, जब से आगे तब से लगता है गांव गांव नहीं रह गए हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हमारे जो गांव हैं, जो गांव का एक मतलब स्ट्रक्चर था पहला, जी सर, टेक्नोलॉजी क्रांति के पहले, जी सर। मैं इसको अगर आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो 2017 में जब जियो का रिवोल्यूशन आया, इंटरनेट क्रांति जब आई, उसके पहले के गांव और आज के गांव बहुत ज़्यादा अंतर आ गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की जो संकल्पना थी पूरा की, वो अभी जो 2017 के बाद डिजिटल क्रांति जो आई है, अब गांव भी ग्लोबल विलेज के रूप में सर जुड़ते जा रहे हैं, और हर सूचनाएं या जो भी साधन है जो शहरों में पहले उपलब्ध होते थे, अब धीरे धीरे गाँव में भी उपलब्ध होते रहे हो जाए। तो जैसे मुझे ये जानना था, आप दैनिक रोजमर्रा के कामों में टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं गांव के संदर्भ में? अगर सकारात्मक मानते हैं कि हाँ, नकारात्मक मानते हैं? सकारात्मक है सर, काफी अच्छा। मतलब गांव में आप देखेंगे कि डिजिटल जो कंटेंट है उसकी बाढ़ आ गई है, ठीक है। कृषि में यंत्रीकरण का बहुत तेजी से यूज हो रहा है सर। कृषि में आप मुझे एग्जांपल बता सकते हैं, जो PDS है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ भी बता सकते हैं। मनरेगा में सर जो कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है मजदूरों की, या फिर फसल कटाई और फसल का जो रुपाई उपाई का साधन है सर, वो मशीनों से यूज हो रहा है अभी। अच्छा, जैसे GIS टैगिंग वगैरह हो गई, ये सब? हाँ सर, वो मनरेगा में यूज कर रहे हैं आजकल, ये यूज हो रहा है ग्राम पंचायत स्तर पे सर। ठीक, निशान सर। देश की पहली महिला CM कौन है? देश की सर उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू जी थी सर, माननीय। अच्छा, देश की पहली महिला CM भी यूपी से रही है और जी। पहली महिला राज्यपाल भी यूपी से रही है। जी सर। इसके बावजूद समय के साथ यूपी में और जो महिला सशक्तिकरण है वो कम ही होता गया है। इसके पीछे कारण क्या है? महिला सशक्तिकरण अभी सर बहुत तेज़ी से हो रहा है, अभी हर फील्ड में। जैसे कि हम पंचायतों में ही लें, अभी उत्तर प्रदेश में 49% महिला ग्राम प्रधान है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण चाहे आर्थिक क्षेत्र में लें सर या सामाजिक क्षेत्र में हो रहा है, और धीरे धीरे सरकार भी बहुत तेज़ी से उसमें अगर ग्राम प्रधानी की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता, मतलब कागज पे भले 49% हो, जी सर, लेकिन जैसे मेरी यहाँ ग्राम प्रधानी मतलब महिला प्रधान है, लेकिन वो किसी भी काम में अपने नहीं आती है। मतलब शायद आज मुझे उनका नाम भी नहीं पता होगा। जी सर। मतलब मुखौटा पति का तो पूरा कॉन्सेप्ट है, 2-4% ही महिलाएं ऐसी होंगी जो लीड कर रही हैं, तो कोई नहीं कर रहा है। मुखौटा पति सर पहले हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद जैसे टेक्नोलॉजिकल क्रांति आ रही है, जो अधिकारी भी आ रहे हैं, अब सीधा सीधा मतलब महिला जो एक्चुअल में प्रधान है उन्हीं के उसके पे जोर दिया जा रहा है कि वो भाग ले सकें अधिक से अधिक।
अगर हम लोग ये बोले कि एनसीआरबी की भी रिपोर्ट भी आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से भी कि महिला हिंसा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, जी रैंक सर। 1 पे है। इसके पीछे क्या मुख्य उत्तरदायी कारक है? जब 49% महिलाएं सक्षम, मतलब एटलीस्ट ग्राम प्रधानी लेवल पे सक्षम है पंचायत पे। उसमें थोड़ा सा सर जो पितृसत्तात्मक सोच है मनुष्य में, वो धीरे धीरे अभी समय के साथ ही समाप्त होंगी। अभी तो मतलब धीरे धीरे महिलाएं भी हर क्षेत्र में जागरूक हो रही हैं, और जो पहले शोषित और वंचित थी वो अभी नहीं रहे, धीरे धीरे उस समाज में मानसिकता थी अब खत्म हो रही है सर। अच्छा, इस स्थिति में सुधार के लिए अगर कोई एक प्रमुख कारण चुनना हो कि ठीक है ये वो प्रमुख कारण है महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकती है, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण बहुत सबसे जरूरी है। अगर महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी और शिक्षित होगी सर, और शिक्षा दूसरा मतलब इम्पोर्टेंट, अगर शिक्षित और सशक्त होगी तो वो मल्टी डायमेंशनल फील्ड में आगे बढ़ेगी सर। अच्छा, आप गाजीपुर के रहने वाले हैं। जी सर। 1857 की क्रांति में जी सर। गाजीपुर के एक लीडर थे, काफी नाम है, बल्कि कहा तो मतलब अभी मैं उसको क्लियर करता हूँ, तत्काल में वो गिने जाते हैं कि वो बलिया क्षेत्र से थे, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से वो गाजीपुर के बेल्ट के थे। जी सर। मंगल पांडे में नाम ले मंगल, जी सर। हाँ। इनका संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? 34 नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर में थी सर। इनको कब फांसी किसे दी गई थी? एक्चुअली सॉरी सर, डेट नहीं याद है। अभी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में क्या किया, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया उत्तर प्रदेश में। जी सर। आप बता सकेंगे कि कहाँ पे इसकी नींव पड़ी है? या उसका परमिशन दे तो अनुमान लगाऊं सर। बिल्कुल लखनऊ में सर। नहीं, मथुरा में, वृंदावन। सॉरी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप डीएसपी के रूप में चयनित हैं, जी सर। ठीक है, और प्रॉब्लम ये हुई है कि आप बॉर्डर इलाके पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जी खासतौर पे नेपाल से बॉर्डर है, बॉर्डर एकदम ओपन है, आपको पता ही हो। जी सर। तो वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि भीड़ एक व्यक्ति को दौड़ा रही है, काफी जी। तेजी से भीड़ दौड़ा रही है, और भीड़ ने बोला कि ये व्यक्ति, मतलब आपने पता किया, तुरंत आपको पता चला, और आप पेट्रोलिंग ही कर रहे हैं, जी आपको सर। पता चला कि ये रेप करके भाग रहा है, भीड़ का ऐसा आरोप है कि रेप करके भाग रहा है, जी और वो सर। नेपाल बॉर्डर की तरफ ही भाग रहा है। प्रॉब्लम ये हुई कि आपने देखा, और आपके जो आपके सिपाही हैं उन्होंने बोला कि कुछ दूर आगे ही जो पीड़ित महिला थी उसका छत विछत पूरी तरीके से शव पड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति वहीं से भागता हुआ निकला है। जी सर। वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने वाला, पास बंदूक भी है, बंदूक में गोलियां भी भरी हुई हैं। आप क्या जी। करेंगे? व्यक्ति को सबसे पहले तो पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जो मूल कारण उसकी जानने की कोशिश 10 करेंगे। सेकेंड का समय है, आप काफी दूर है, मतलब 500-600 मीटर दूर है, बहुत कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है कि आप शार्प शूटिंग में माहिर हैं, आपकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी जी सर। हुई है। 300 मीटर तक तो आप निशाना लगा सकते हैं। जी सर। वो सुन नहीं रहा, बोले रुको रुको, सुन नहीं रहा, सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भीड़ दौड़ा रही है भाई, वो क्या करे। अगर सुन नहीं रहा तो बिलो द बेल्ट उसको फायर करके सर, पहले फायर करेंगे और बिलो द बेल्ट उसको। भीड़ को सौंप देंगे? नहीं सर, भीड़ को नहीं भीड़ सौंपेंगे। आपसे कह रही है कि मुझे चाहिए। नहीं सर, तो पहले हम उसका आपके ऊपर कारण, ये कर देंगे। पहले जो कारण है कारण उसको, बताइए, भीड़ की यही कारण है। भीड़ के कारण बताने से नहीं होगा ना सर। भीड़ तो उत्तेजित होकर कुछ भी बोल सकती है, ठीक है, उसको पहले मूल कारण में जाने की कोशिश आप करें। हैं, आपके सिपाही हैं जी सर। 2-3, और भीड़ है 200 की संख्या में, जी सर। ठीक है, और आपने तो उसको गोली मार के गिरा भी दिया है। जी सर। अब भीड़ कह रही है कि हमें सौंप दो, जी सर। नहीं सौंप दोगे तो यहाँ से जा नहीं पाओगे, तब क्या करेंगे? भीड़ को पहले समझाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ हैं, और मामले की पूरी जांच होगी प्रशासन के द्वारा, और जो दोषी नहीं पाएगा। समझ रही है, जो नेता है भीड़ का वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो कह रहा दीजिएगा कि अभी हम लोग आपके ऊपर ही अटैक करें। नहीं सर, भीड़ को मोटिवेट करके ले जाए, समझा लेंगे। भीड़ को समझाएंगे ही जी सर। समझाएंगे। जी सर। ठीक है, मोटिवेट कर लेंगे आप? जी श्योर सर। है? जी सर। ठीक है, मुझे एक चीज पे मोटिवेट कीजिए। मैं ड्राइवर हूँ, हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ, जी और सर। मैं मान नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हड़ताल पे बैठने का जो आवश्यक वस्तु हैं वो बाधित हो चुके हैं, उसका पूरी तरह से प्रभाव रुक चुका है। क्या समझाएंगे मुझे? मोटिवेट कीजिए कि मैं हड़ताल छोड़ दूं। लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे। सबसे पहले सर, कानून की जो कानून में धाराएं हैं उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा करने से, और आप अगर नहीं कर रहे हैं तो कितने, मतलब भारत में जो जनता है उसको कितनी हानि हो रही है, जनधन की हानि हो रही है। ठीक। आप अगर ऐसा करेंगे तो एक तो नैतिक रूप से आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, आप अपनी समस्या बताइए, हम आपकी समस्या सुनने को तैयार हैं। मेरी समस्या तो आपको पता ही है कि 2 साल के बजाय 10 साल कर दिया साहब, जबकि रोड गड़बड़ है, इस वजह से एक्सीडेंट होता है, रोड पे लाइट्स नहीं होती है, इस वजह से एक्सीडेंट होता है। हमारा जो मालिक होता है वो कहता है जल्दी गाड़ी ले आओ, जल्दी गाड़ी ले आओ, वो जीपीएस से चेक करता रहता है,
प्रेशराइज करता है। हम तो 10-15 हज़ार वाले नौकरी वाले लोग हैं साहब, और हम बताइए कैसे नैतिक रूप से सही रहे, जब हमारी आजीविका ही नहीं बचेगी, हम तो ऐसे ही मरने के कगार पे आ जाएंगे। तो जब मर ही जाएंगे तो नैतिक रूप सही रहने का फायदा क्या है? सर आपके मुद्दों को मतलब फैक्चुअल तरीके से हम आपके बिल्कुल साथ हैं, और आपके जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार के समक्ष रखेंगे उचित कानून मंचों लागू से। कर दिया गया है, 1 जनवरी से लागू करने के लिए बात की गई है सर। बात की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बहुत शानदार कैंडिडेट हैं आप, और खास तौर पे जो मैंने इस बार, मेरा व्यू यही है कि आर्मी सर मतलब मैं आपसे जनवरी 2020 से जुड़ा हूं, जब कोरोना नहीं आया था। तो आप उस समय वीडियो बनाते थे, मतलब 2 क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करवाते थे। एक क्वेश्चन मतलब आप पूरा डिटेल से बताते थे, एक क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करके अब आंसर लिखवाते, तभी से मैं जुड़ा हूँ। 4 साल हो गया। चलिए बहुत अच्छा लगा ये सुन के। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, आर्मी के इस बार जितने कैंडिडेट्स आए जी सर, बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। हाँ, और आप उनमें भी बहुत तगड़े हैं। तो उनमें जो 12 हैं सर सेलेक्टेड है सर, 12 का मतलब पहले जनरल में इंटरव्यू हो चुका है। तो आप उनमें भी तगड़े हैं वो लोग। अभी सॉरी सर लेट हो गया, अभी वो संस्कृति वालों ने 11 बजे बिठा लिया था। तो मैं सोचा कि आपका मैसेज क्या था 4 बजे, तो मैं सोचा 5 घंटे से कितना देर लगाएंगे आप। वो बिठाए अभी 5:30 बजे छोड़े वो लोग। वो क्या किया जा सकता तो है, लेकिन ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर भी मैं सोचा बीच में कि जैसे अभी 2 बच्चे थे वहाँ पे, तो मैं सोचा 4 बजे चला हूँ, तब तक तो बारिश होने लगी। मैं सोचा इधर का भी नहीं रहूँगा, उधर का भी नहीं रहूँगा। तो नहीं कोई बात नहीं, आप एज अ कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे, आपको नॉलेज बहुत तगड़ा है। 1-2 जगह डिस्कशन से भाग क्यों रहे हैं? सर जैसे डुअल मोड में जैसे वहाँ फंसना नहीं है, तो हमको मतलब नहीं फंसिए, मत अच्छा, भागिए। देखिए समझिए, एक लिमिट तक फंसना होता है। अच्छा। अब आपसे ये पूछना प्रधानमंत्री, आप बताइए सर मुझे अभी के हालातों, देखिए आप क्यों खुल के बोलिए ना। अगर आपको मान लीजिए मोदी जी नहीं पसंद है, सपोज हाँ, केस 1 आपको नहीं पसंद है, केस 2 आपको पसंद है तो मामला ही खत्म। हाँ, आप इस बात को बहुत तगड़े तरीके से बता सकते, वर्तमान हालातों पे सर मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया कैंडिडेट। बट सर उसमें ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा देश चल रहा है वो संवैधानिक तरीके से चल रहा है, और हमें मतलब जो सामने वाला इंटरव्यूअर हो वो सोचे कि ये तो प्रो बीजेपी है, प्रो बीजेपी है। आपको पूछा जा रहा है आपसे कि व्यक्तिगत वर्तमान व्यू लिया जा कंडीशन रहा क्या है। वर्तमान कंडीशन तो पूछ रहे हैं। अच्छा आप बताइए। अच्छा इसमें हम ये ले सकते हैं कि समाचारों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं सर कि मोदी जी का मतलब प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपने ऊपर तो डायरेक्ट ले सकते हैं क्या? आप इसको ऐसे बोलिएगा, वही सर आप इसको प्रॉपर ऐसे बताइए सर, व्यक्तिगत तौर पे आप अपने व्यक्तिगत तौर पे बता दीजिए। तो व्यक्तिगत तौर पे भी बोलेगा कि ये आपका गुप्त मतदान और ये सब चीजें हैं, तो आप कैसे व्यक्त कर रहे हैं उसको? प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं करते, प्रधानमंत्री पद के लिए आप चुनाव नहीं कर रहे। दूसरी बात एक चीज और है, सुनिए मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करके दे रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट देंगे। वोट देने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पसंद कौन है। तो बताइए सर मुझे 2-3 लोग पसंद है, आप ऐसे बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपका मामला ही क्लियर। सर मुझे 2-3 लोग पसंद है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी पसंद है। सेकंड नंबर पे सर मुझे केजरीवाल भी बहुत एक्साइटिंग कैंडिडेट लगते हैं। आपको अगर लगे, मैं आपके व्यू पे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। सर थर्ड नंबर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सर नीतीश कुमार भी, या आपको कोई कैंडिडेट दिखता हो सर। तो फिर बोलेगा सर सारे तो बता दिए, तो इसमें से बेस्ट आप कौन इस है? को बोलिए सर, आप सुनिए ना, आप इस बात को बोलिए सर अभी मुझे पसंद की बात की गई है, पसंद पे प्रश्न पूछा गया, तो मुझे पसंद तो ये तीनों है। ठीक है सर, वोट अगर बात आएगी वोट की, पूछे किसको वोट देंगे, तो बोले सर ये मेरा गोपनीय अधिकार है सर, मैं ये जाहिर करना नहीं चाहता हूँ। इस बात को बहुत हम्बली तरीके से, माफ कीजिएगा सर, आप बोल रहे हैं, आपको जहाँ जरूरत पड़ी आप बोल रहे हैं माफ कीजिएगा, तो आप इस बात को बहुत ही हम्बली तरीके से बोल दीजिए सर माफ कीजिएगा, मैं वोटिंग किसको करूंगा मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। बस समझ रहे मेरी बात। लेकिन आप इस बात पे डिस्कस, देखिए समझिए ना, डिस्कशन कितना अच्छा होगा। आप सीधे भागेंगे सर नहीं मुझे, तो वो लगेगा संविधान का आड़ ले लेंगे फिर। हाँ अच्छा ठीक है, ले लीजिएगा, तो ये पहले लेके बता दीजिएगा। ठीक है, और ये स्माइल बनी रहे, ये स्माइल जो है ना वो बहुत तगड़ी है और बहुत मतलब किसी को बुरा लग जाए सर कि मतलब हमारा मजाक, जैसे फौज में क्या होता है कि बिल्कुल मुस्कुराना नहीं है, बिल्कुल सीरियस रहना है। एक स्माइल तो जरूरी है। एक डिफेंस में तो बिल्कुल मना है सर, डिफेंस में आप हंस नहीं, मुस्कुरा नहीं सकते। वो मैं समझ रहा हूँ। देखिए सेवा ये भी, या फिर पुलिस सेवा में भी ऐसा ही होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा ये भी अनुशासित है, लेकिन एक जो हल्की स्माइल होती है आपके व्यक्तित्व को दिखाती है कि आप आए, आप नर्वस नहीं हो रहे। हल्की स्माइल इस बात का पहचान है, आप नर्वस नहीं हो रहे, और अभी आप सिविल सेवा में आ रहे हैं। लेकिन सर वो संस्कृति वाले में अभी क्या बोला पता है? जैसे ये सारा देख लिया कि आपने 12th पास करते ही भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए, तो रिटायर्ड उसमें था, वो भरवा रहे हैं पूरा फॉर्म ना, ऐसा फॉर्म वहाँ नहीं भरा, वो छोड़ दीजिए, संस्कृति का इंटरव्यू तो वहाँ पे रिटायर्ड IAS थे, तो वो मतलब बार बार इरिटेट कर रहे थे कि आपने देश के साथ गद्दारी किया है, आपने मतलब जब से भर्ती हुए तब से तो आप मतलब पढ़ाई ही किया है, तो देश के लिए क्या किया है? तो मैं बार बार उनको मतलब बता रहा था सर ऐसी बात नहीं है। तो मतलब
जो भी मुझे कार्य और दायित्व दिए गए, मतलब हाँ। कर्तव्य निष्ठा के साथ मैंने उसको निभाया। हाँ। जो मेरी अपनी पर्सनल टाइम था उसमें मैंने पढ़ाई किया। बोले नहीं, आपका करियर तो ऐसे बोल रहा है कि आपने देश से खाली लिया है, कुछ दिया नहीं है। नहीं, मैं यही बात तो- आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, वहां पे आपके बारे में नहीं बोर्ड को पता होगा। हाँ। वहां पे आप जितना बताएंगे, आप पहले इसके पहले इंटरव्यू दिए हुए हैं नहीं सर, UPPCS से? नहीं सर। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आप जितना बताएंगे वही उनको पता होगा। और आपको आप उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप एयरफोर्स में, वो सामने से पूछेंगे कि अब तक आप क्या कर रहे थे, आपकी उम्र को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के, वो सामने से आपसे पूछेंगे प्रॉपर तरीके से। और ये बताइए, एयरफोर्स में कटिंग होती थी ये वाली? हाँ। वाली होती थी, करवा के जाइए, जीरो कटिंग ज्यादा बढ़िया करवा के जाइए। तो इससे पता क्या होगा, उनको पता होगा कि ये आर्म फोर्स या किसी डिपार्टमेंट में है पहले से। बेटर होगा कि वो सामने से आपसे पूछेंगे कि तुम कहीं थे, 100% पूछेंगे, है ना। अब आप इस बात को बताएंगे तो वो आपसे भरवाते नहीं कि तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया। डैफ वाला कॉन्सेप्ट UPPCS के इंटरव्यू में होता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। बातचीत से आपकी पर्सनैलिटी जांचते हैं, बातचीत से आपके बारे में पता करते हैं, तो आपको ये सब तो लोड ही नहीं लेना एकदम, है ना। आप इस को प्रॉपर बताएंगे, सर मैंने 20 साल की सेवा की है पूरी तरह से, मैं संतुष्ट हो गया उस सेवा से, सर मुझे कुछ नया भी करने का मन कर रहा था। ठीक है, कुछ नया भी कर रहा था, मैंने एक मिनिमम सेवा अपनी कंप्लीट कर लिया, मुझे कुछ नया। तो सर एक क्वेश्चन उनका ये था कि जैसे आपने बीएड भी कर लिया है, तो आपका मतलब शुरू से ये था कि मतलब आपको बाहर ही जाना है, सर्विस में नहीं रहना है? मत बताइए ना बीएड किया है, हाँ। कहीं लिखे हैं आप? नहीं, अगर हाँ वो उसमें पूछे- है, उसमें जो यूपीएससी का वो है ना, वो यूपीपीसीएस उनके का। पास होता नहीं है। लेकिन आप इसको छुपाइएगा मत, चोरी मत कीजिएगा। आप इस बात को प्रॉपर बता दीजिएगा कि सर जब मैं सेना में गया था, कब बीएड किया आपने? मैं आपको 2015 में। 2015 में बीएड किया था। सेना में कब गए थे? 2002 में। 2002 में। आप बताइएगा सर 12-13 साल की नौकरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, आप जब ये आपसे पूछे ना, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, सर मुझे लग रहा था मुझे कुछ नया चाहिए, और मेरे घर में भी बहुत इस बात का प्रेशर आ रहा था, हो सकता है आया भी हो कि थोड़ा सा भाई घर पे भी आओ, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा, तो थोड़ा यहाँ भी हो, क्योंकि सर मैं हमेशा घर से बाहर ही रहता था, तो ये थोड़ा सा दबाव था। तो मैंने ऐसा सोचा कि घर वालों को समझाने के लिए मैं बीएड कर लेता हूँ, पैरेलली बीएड भी कर लेता हूँ, और मेरे पास चॉइस भी हो जाएगी, मेरे पास चॉइस भी हो जाएगी। लेकिन मैंने फिर भी सर पूरी अपनी नौकरी कंप्लीट की है। जब मेरा रिटायरमेंट हुआ है तो मैंने प्रॉपर रिटायरमेंट लिया है, और फिर मैंने कैरियर के रूप में सिविल सेवा को आगे बढ़ाया। आप अपने आप को इसको चोरी मत कीजिए, छुपाइए मत। आपने फौज में ईमानदारी सीखी है ना, वो ईमानदारी का प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा, सामने वाला एकदम नहीं बोलेगा जबरदस्ती कि तुमने गद्दारी की है। गद्दारी क्या किया? लेकिन वो बाद में बोले थे कि मैं आप जैसे फौजी जो होते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर होते, तो मैं आपको इरिटेट करा था, बाद में बताया उसने फीडबैक में। बिल्कुल, तो आपको इरिटेट, शॉर्ट टेम्पर आप है नहीं, देखने से नहीं लग रहा है भी, ठीक है, तो शॉर्ट टेम्परिंग वैसे भी नहीं होगी। और आप इसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से इस बात को बताइएगा कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन थी, जो रियल सिचुएशन थी वो वहां पे बताइएगा। ठीक है। कोई इसमें गद्दारी चोरी नहीं करनी है। आप ईमानदार बात करेंगे ना, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ये बात है। मेंस कैसा रहा आपका? मेंस ठीक ठाक, अच्छा ठीक ठाक रहा ना, तो बढ़िया है। आपका इंटरव्यू बेसिस पे आप बढ़िया से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू बेसिस पे करना है तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई लोड ही नहीं, कोई चिंता नहीं है। नॉलेज आपको बहुत बढ़िया है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मुंडी ऐसे से ज्यादा हिल रही है ना, लेकिन वो मतलब अब अगर हो सकता है आदत ही पड़ गई हो, एक्सपीरियंस के कारण से कि थोड़ा मैं भी हो गया हो, ये आदत हो गई हो, तो थोड़ा सा ये इरिटेटेड लग रहा है थोड़ा समय के साथ। अगर ये स्थिर हो जाए है ना, तो ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब इसके चक्कर में क्वेश्चन नहीं बढ़ा देना, है ना। कब है इंटरव्यू आपका? 12 को है सर, आफ्टर 12 को है, तो 1-2 दिन शीशे के सामने बैठ के कोशिश कर लीजिए। ठीक है। बहुत ज्यादा ना हिले, थोड़ा बहुत हिले। ये थोड़ा सा ज्यादा हिलना ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सामने ऐसे सांप हो सकता है और डंक मार दे। और कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है तो बताइए। और सब तो सब बढ़िया है सर, बढ़िया ना, बिल्कुल फोड़ के आइए, एकदम बहुत चिल करने रहते हैं, एकदम मजा के आएंगे, ठीक है। और मेरी कोई सहायता होगी तो जरूर बताइएगा जी सर। आप लोगों को कुछ बताना। नेचुरली तो ठीक था, मुझे ऐसा कोई दिक्कत लगा। हाँ, ये जो एयरफोर्स वाला, अगर आप इसको अच्छा हाँ, एक चीज मुझे बताना था, बहुत जरूरी है। एक आध जगह आप प्रश्न सुन नहीं रहे, एक आध जगह। हाँ सर, वो उन्होंने भी बताया, मतलब पहले पूरा सुन लेना है, उसके बाद एक आध जगह आप क्या कर रहे हैं ना, प्रश्न में पूछा कुछ और जा रहा है, और आप माइंड सेटअप कर, जैसे मैंने आपसे पूछा था महिला सशक्तिकरण, अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपने इंटरप्रेन्योरशिप पे लेते गए। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये बढ़िया होगा कि आप ध्यान से सुने, प्रश्न समझे फिर बोले, ठीक है। ये एक आध जगह लग रहा है, मैंने नोट किया था, मैं इसीलिए मोबाइल बीच में लेके मैं नोट कर ले रहा था, ठीक है। जैसे इंट्रो आपने शुरू किया था, तो आपने उसे में मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था। अगर आप एयरफोर्स बता दीजिए कि सर मेरी जो स्कूलिंग है, या मतलब स्कूलिंग में नहीं, आप सीधे बताइए मैंने पीजी यहाँ से किया, यूजी यहाँ से किया, और उसके बाद मैं एयरफोर्स में 18 साल 20 साल जितने भी साल आपने सेवाएं की, उतने साल सेवाएं के बाद अब आपके सामने
यहाँ पे प्रस्तुत हूँ, ठीक है। ये आप बता सकते हैं इंट्रो में, तो उससे 2 फायदे होंगे। तो आप बता ले जाएंगे, जैसे वो सामने से क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप खुद बता दीजिए कि एयरफोर्स, अच्छा एयरफोर्स पे अगर प्रश्न आएगा तो आप इसको आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि और साथ ही बात ये ना कि देश सेवा के नाम पे उसके अंदर आपको आपके प्रति एक सहानुभूति रहेगी कि भाई इस व्यक्ति ने देश सेवा करके आया हुआ है ये, तो वो वहाँ के जो आप अभी इंटरव्यू देके आ रहे वैसा वहाँ माहौल नहीं रहने वाला, वहाँ आपके साथ सहानुभूति जाएगी, आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, उसकी वजह से नुकसान नहीं होगा। दूसरा फायदा ये है आपको एयरफोर्स बता देने से, आपको जैसे जो आपका एक्सपीरियंस है इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि आप इस एक्सपीरियंस का प्रयोग सिविल सेवा में कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, 3-4 पॉइंट तैयार करने पड़ेगा। तो वो आपके पास है, अनुशासन है, हर काम को मैं एक प्रॉपर वे, एक नेतृत्व लीडरशिप भी बता सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से करता हूँ, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें आप उसको एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, ठीक है। एक आध जगह भाई जो आपने क्वेश्चन नहीं सुना, जैसे मैंने पूछा था गाँव नहीं रह गए हैं, हाँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि गांव में टेक्नोलॉजी ने कहाँ सकारात्मक प्रभाव क्या, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या, कहाँ रह गया। अच्छा, दोनों बताने हैं। हाँ, आप इसको ऐसे बता सकते हैं, सर गांव नहीं रह गया, इसका आप एक पॉजिटिव वे में भी दे सकते हैं, इसकी निगेटिव वे में भी दे सकते हैं। पॉजिटिव वे में आप ऐसे देख सकते हैं कि पीडीएस की बात हो या कृषि की बात हो या बैंकिंग की बात हो, बैंकिंग घर घर पहुंच चुका है मोबाइल के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, डिजिटल कंटेंट को भी घर घर पहुंचाया है, ठीक है। डिजिटल कंटेंट को तो बच्चे जो पॉजिटिव कंटेंट भी देख रहे हैं, निगेटिव कंटेंट भी देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो निजता है ये कुछ हद तक और इससे प्रभावित हुई है, है ना। और प्लस जो गांव के लोग हैं वो थोड़ा सा इसके बारे में मतलब डिजिटल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, नेटवर्किंग वगैरह नहीं है, तो डिजिटल डिवाइस जैसा भी एक खतरा है, ठीक है। साइबर हैकिंग, साइबर बुलिंग, ये सब थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि गांव के लोग में ऐसा है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताएंगे। सोशल में क्या नेगेटिव बता सकते हैं सर? सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र में, अरे बच्चे से हाँ, पहले बच्चों बड़े के हो जा रहे हैं, उनके लिए रील्स वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बीमारी शुरू फोन वीडियोस देख रहे हैं बैठ के अश्लील, इसको बताइए, आप इसको बता सकते हैं, है ना। कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल लगा, हाँ, उसको बचपना चला जाए, एक लत आदत पड़ जा रही है, बिल्कुल। तो बाकी सब ठीक है। जैसे बिरहा आपका है, आपने बिरहा बहुत सही था, बहुत बढ़िया, वाद्यंत्र वगैरह आपने तैयार किया, इसके थोड़ा सा लय नहीं आ पा रहा था उसमें, कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, आप इसके थोड़ा सा प्लॉट्स वगैरह देख सकते हैं कि कहाँ, जैसे खेती के समय गाया जाने वाला बिरहा जाता है, मुझे याद है, खेती के समय लोग गाते हैं, हरियाली के समय मतलब जब फसल बोते हैं तब गाते हैं, फसल काटते हैं तब गाते हैं, किसी की विदाई होती है तब गाई जाती है, शादी किसी का स्वागत होता है तब गाया जाता है, बच्चे मतलब मनुष्य के जो 16 संस्कार होते हैं उन 16 संस्कारों पर बिरहा होता है, जन्म के समय पे, मृत्यु के समय पे, विवाह के समय पे, उपनयन के समय पे, तमाम कितने रस हैं इसके, वो भी थोड़ा सा आप बता सकते हैं। ऋतुओं के आधार पर बिरहा, संस्कार के आधार पर बिरहा, मतलब आप चाहिए तो इसके और डायमेंशन खोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है आपको उसके बारे में जानकारी है, सामने वाले को आप इससे प्रभावित कर पाएंगे, ठीक है। तो बस मेरे से बाकी इसको आजादी के समय वाला में ही रखना सही है ना सर? बहुत बढ़िया आपने वो गाया भी, बढ़िया, बहुत सही था। अगर सामने से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वाद्यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से प्लॉट्स बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, किन किन विषयों पे गाया जाता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि सर 16 संस्कार होता है मनुष्य में, 16 संस्कार के ऊपर 6 ऋतु होती हैं, 6 ऋतुओं के ऊपर, फसल बुआई के ऊपर, फसल कटाई के ऊपर, ये सारी चीजें बता सकते हैं। या आप ऐसे बता सकते हैं सीधे सीधे कि बिरहा एक सामाजिक लोकगीत है, तो जो भी सामाजिक संस्कार होते हैं सब पे ऊपर होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 16 संस्कार, विवाह, उपनयन, मृत्यु, इन सब पे, या 6 ऋतुओं पे, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात, फसल कटाई, फसल बुआई, ये सब इसका एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहा, ठीक है। मैं बस ये कहूँगा कि ये बात सर गौर से देखिए, अभी कोर्ट के बटन शायद खुल जाए, हाँ, बैठते हुए ऐसे खोल ज्यादा बढ़िया रहेगा। अंदर जब जाइएगा ना, हाँ, जब वो बुला के ले जाएंगे एक जनी, तो अंदर जाते समय खोल के ज्यादा बढ़िया, ये सब। या आप बैठते समय ही खोल लीजिएगा, जब आप बैठ रहे हैं तो अगर ध्यान आपका ना भटके तब, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ और ये मेरा बंद है, ठीक है, मैं ऐसे बैठा हूँ तो ऐसे खोल देता हूँ ना, हाँ, बैठते समय फिर आराम से कंफर्टेबल। लेकिन कई बार अच्छा है ना, जैसे आपको वहाँ बाहर बिठाते हैं 2 मिनट के लिए, तो मतलब आप जैसा कंफर्टेबल लगे, अगर ऐसे ही कंफर्टेबल है तो ऐसे ही चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये तो हम ये देखते हैं ना, जैसे मैं अगर बंद कर लेता हूँ, पेट थोड़ा अजीब सा हो जाता है, अरे तो फिट है ना, ये आर्मी है, हम लोग आर्मी वाले थोड़ा, हम लोग का तोंद निकला हुआ है। बहुत खुशी हुई सर आज, मतलब अपने गुरु से, मतलब बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है।